सबसे बड़ा जो आज की डेट का मुद्दा है वो रोजगार का है। बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी आपकी निकल के नहीं आई। अगर कोई वैकेंसी निकल के आती है, उसका एग्जाम होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। ना ही तो नए अस्पताल की कोई इन्होंने अवलोकन किया कि भाई नए अस्पताल लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए, और ना ही जो पुराने हैं उन पे काम करने की कोशिश की। बीजेपी की देखो सरकार जब भी कभी आई, स्टेट पे आई या सेंट्रल गवर्नमेंट में आई, तो इनका जो विकास है वो केवल कागजों में होता है और एडवर्टाइजमेंट में इनका केवल विकास दिखाई देता है। बाकी धरातल पे 0% इनका विकास रहता है बीजेपी वाला। हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं, इनके लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ये यहाँ से बुलंदशहर, खुर्जा और गाजियाबाद दूर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। कभी इन्होंने सोचा कि लड़कियां पढ़ने क्यों जाएंगी? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। मेरे साथ प्रमोद हैं और चेतन आजाद जी हैं। दोनों समाज सेवी हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं और कुछ इनसे चर्चा हो जाए इलेक्शन पर। इलेक्शन इस समय एक बहुत गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है वो वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोट करें। और चेतन आजाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, एक समाज सेवी होने के नाते आप जब समाज में इस तरीके की कृतियाँ देखते हैं कि एक कास्ट वाइज वोट करना और एक पर्टिकुलर पार्टी को, या किस तरीके से, मतलब क्या आप इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं कि लोग बाग क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं या एक अलग एजेंडा चल रहा है, डेवलपमेंट पे वोट हो रहा है या किस चीज़ पे वोट हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने अपने चैनल पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि आज के जो चुनाव में, इस जो है लोकतंत्र के पर्व के चुनाव होने जा रहा है, इस पर्व पे जनता जो है विकास के नाम पे वोट करने जा रही है। और जैसे कि लोगों को इस समय विकास के और आपके शिक्षा पे, आपके स्वास्थ्य के आधार पे वोट करेगी। और वर्तमान में चल रही सरकार ने क्या कार्य किए हैं उसका आकलन करने के बाद ही जनता ने अपना फैसला कुछ जो किया है चुनाव में वोट डालने के लिए। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जब विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं यहाँ अपने क्षेत्र की अभी बात करते हैं हम कि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो साल 2012 अखिलेश गवर्नमेंट आई, सपा की सरकार थी और 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। उस समय के बाद से अगर डेवलपमेंट की स्पीड देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा ऊपर गई है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली के इतने पास होने के बावजूद यहाँ की नई सड़कों का निर्माण ना होना, सिर्फ गड्ढे भराई करना, क्या इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं? यहाँ के सरकारी अस्पताल मैं आपको बता दूं, दनकौर आपके बहुत समीप है और दनकौर में मैं सरकारी अस्पताल का हाल देख के आया हूँ। झरझर हालत है। ब्लॉक वहाँ से जाकर 28-30 किलोमीटर जेवर हो गया, बल्कि जेवर खुद का था, ब्लॉक एक था अलग, वहाँ के भी ब्लॉक को उठाकर वहाँ कर दिया गया। और सारी चीज़ें ये व्यवस्थित ढंग से, इसको मतलब क्या कहेंगे, ये डेवलपमेंट हो रहा है या नीचे की तरफ ले जाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है नागर साहब कि डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार 2007 से 12 की सरकार में बसपा की गवर्नमेंट रही, उसी पर इस गौतम बुद्ध नगर के विकास का आधार तय हुआ। 2007 में 8 में एक मास्टर प्लान तैयार हुआ 2031 तक का, जिसके अंदर यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द विकास में फैक्ट्रियाँ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और आपके अस्पताल, लोगों को जन जन सुविधा पहुंचाने के जो कार्य किया गया था वो 2008 में तय हुआ था कि 2031 तक इसको एक संपूर्ण ऐसे एक शहर बसाया जाए, एक ऐसा कंट्री में जो है डेवलप किया जाए ताकि हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाएं। परंतु 2012 में बसपा गवर्नमेंट जाने के बाद में सपा सरकार आई, जबकि यहाँ पे जो मेन मुद्दा आज के जो उभर के आप देख रहे हैं, जेवर पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो सपा सरकार ने तो उस एयरपोर्ट को ख़त्म करने का काम किया, यहाँ से आपके अपने क्षेत्र में इटावा, सैफई जैसे में ले जाने का काम किया, तो उस आधार पर यहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया। उसके उपरांत बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने काम करने की कोशिश की, जो बसपा गवर्नमेंट के प्लानिंग थे उस पर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन नया कुछ नहीं कर पाए। ये तो जनता की मांग थी, क्योंकि जनता इन चीज़ों को प्लान कर चुकी थी कि यहाँ क्षेत्र में हमारे में एयरपोर्ट भी बनना चाहिए और रोज़गार के लिए इंडस्ट्री वगैरह भी बनना चाहिए, जो कि बसपा गवर्नमेंट ने उस समय तय की हुई थी। तो जब इन लोगों ने डिमांडें की तब इनकी मजबूरी बनी इस पर काम करना, अन्यथा मंशा इनकी भी काम करने की नहीं थी, क्योंकि किसी दूसरे सरकार में दिए हुए प्रोजेक्ट पे काम करना इनके लिए तो एक स्वाभिमान बात थी कि भाई हम उन पे काम क्यों करेंगे। लेकिन जनता का दबाव था
कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट पहले एक अच्छी सुशासन गवर्नमेंट थी उसने ये काम किए, उस पर अब क्यों रोक लगाई जा रही है। अन्यथा अगर ये ऐसा काम नहीं करते, जैसे सपा की गवर्नमेंट को यहाँ से जाना पड़ा, ऐसे ही बीजेपी को चला जाना चाहिए था। इसी के आधार पर इन्होंने जो है उस कार्य को, रुके हुए कार्य को स्टार्ट किया है, जबकि पूरी तरह से अभी हुआ भी नहीं। जितना डिले चल रहा है अब तक तो कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। अगर बसपा गवर्नमेंट के यहाँ कहें कि अगर यहाँ के लोगों से अगर बात करें, सारे 3-4 मुद्दे हैं जो जनता की एक आम बात है। मुद्दे पर हम सबसे बड़ा जो आज की डेट का मुद्दा है वो रोजगार का है। तो रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में रोजगारी का आधार इतना बढ़ चुका है कि इतने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो रहे हैं, तो जिसमें आप ये देखेंगे कि हर आदमी पढ़ लिखने के बाद में दर ठोकरें खा रहा है। इनकी गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर लें, बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी वैकेंसी आपके निकल के नहीं है। अगर कोई वैकेंसी निकल के आती है, उसका एग्जाम होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जबकि अपने आप को एक अच्छा सुशासन बताने, अगर अच्छा सुशासन आपके है तो आपकी इतनी व्यवस्था होने के बावजूद पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। पहली बात रोजगार। दूसरा, एक आम जन, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारा देश में ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा आगे हायर एजुकेशन नहीं कर पाता था, तो वो क्या है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद में आर्मी या फौज की तो देश के लिए काम करने की इच्छा से जाहिर करता था। जबकि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सेना अग्निवीर के नाम पर बच्चों के साथ छल किया। 4 साल की नौकरी, जो व्यक्ति पढ़ने के बाद अपना परिवार छोड़ेगा, क्या 4 साल नौकरी करने के बाद वहाँ जाएगा और उसके बाद क्या करेगा। जिसमें कि ये आदरणीय जो है सम्मानित जो है अमित शाह जी ने एक बार एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि अगर 4 साल नौकरी करने के बाद में तो फिर ये गार्ड की भी नौकरी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद क्यों गार्ड की नौकरी निकल पाए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। दूसरी बात, अगर हम जो है आपके स्वास्थ्य की अगर बात कर लें, अगर हम लोकल यहीं के चुनाव की बात करें, बहुत दूर की बात नहीं करें, तो स्वास्थ्य के बारे में क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। यहाँ जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जो कि हमारे 2 बार के सांसद रह चुके महेश शर्मा जी, जिनकी मैं बात कर रहे हैं, तो इनके खुद के हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि गवर्नमेंट, क्योंकि आपने अभी चर्चा की थी कि सरकारी हॉस्पिटलों की हालत जो कितनी ख़राब है, तो आपको लगता है कि आम जनता जो गरीबी रेखा में पीड़ित चल रहा है, गरीबी है, वो इनके हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इनकी महंगाई, अपने हॉस्पिटलों की महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकारी हॉस्पिटलों में देखा तक भी नहीं है। तो ये इनके स्वास्थ्य के हालात पे चले हमें। दूसरा, इन्होंने नए किसी भी सुधार किया ना, ही तो नए अस्पताल की कोई इन्होंने अवलोकन किया कि भाई नए अस्पताल लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी चाहिए, और ना ही जो पुराने हैं उन पे काम करने की कोशिश की गई। इनसे बहुत जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है। माननीय जो स्थायी सांसद जी, इस बार जनता ने रुख बदल लिया है कि इस बार जनपद गौतम बुद्ध नगर का एक जो है नया सांसद के रूप में देखना चाहेंगे, जिसने कि ये सारी चीज़ें को आगे ले जाने के, जो जनता की आवाज़ बन करके उभरने का नाम ले रहा है। कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देखा भी होगा, जनता से पूछा भी होगा, इस बार जो है बसपा गवर्नमेंट ने, जिसने इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास की आधारशिला रखी थी, उन्होंने अपने एक प्रत्याशी रखा है जो कि राजपूत समाज से आते हैं, आदरणीय राजेंद्र सोलंकी जी को जो टिकट दिया है। और इस बार जनता ने मन बना लिया कि राजेंद्र सोलंकी जी को इस विकास की धारा को आगे ले जाने के काम करेंगे, उसको अपना समर्थन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा, और डेवलपमेंट वो वाला डेवलपमेंट जो रुका हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे जो रुका हुआ है। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि इस बार जब आप देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करती है, थोड़ा सा जब ये सारे जब आंकड़े आते हैं मिलके कि आधारशिला रखी जाती है कि भाई हाँ हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो धरातल पे वो कार्य होता नहीं है। तो क्या जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, या फिर संतुष्ट है जनता प्रत्याशी के काम से कि भाई हाँ जो सांसद जी ने किया है या संसद निधि से जो हुआ है? आपके आसपास देखा होगा, अपने संसद निधि से कार्य हो रहे होंगे। नहीं, बीजेपी की देखो सरकार जब भी कभी आई, स्टेट पे आई या सेंट्रल गवर्नमेंट में आई, तो इनका जो विकास है वो केवल कागज़ों में होता है और एडवर्टाइजमेंट में इनका केवल विकास दिखाई देता है। बाकी धरातल पे 0% इनका विकास रहता है बीजेपी वालों की सरकार का। नहीं तो आप अब कार्य तो हो रहे होंगे ना, कार्य क्या यहाँ जो अथॉरिटी कार्य कराती है, उसके अलावा सांसद निधि से भी तो कार्य हो रहे होंगे आपके गांव ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, कहाँ हो रहे हैं कार्य? कहीं कार्य नहीं हो रहे सांसद निधि से। आप बताइए, बताओ कहाँ कार्य हो रहे हैं? आप जाते हैं गाँव गाँव में, देख लें कहाँ कार्य हो रहे हैं, बताओ। किसी ने आपने देखा कहीं महेश शर्मा जी का बोर्ड लगा हुआ? बोर्ड तो मैंने महेश शर्मा और धीरेन्द्र ठाकुर के इतने सारे बोर्ड देखे हैं कि बोर्ड ही बोर्ड हैं, जो अथॉरिटी के काम है, जो कहीं लाइट भी लगी, 4 लाइट लगी हैं तो वो कार्य हो रहे हैं।
वो तो प्रोटोकॉल हैं दिखाने के लिए इन्होंने करा रखा है, लेकिन वो तो सब बसपा सरकार के काम हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ जितने भी आप अथॉरिटी भी कराई वो 2017 के बाद से ये धीरेन्द्र ठाकुर का यहाँ विधायक बन गए, और उनके उसके बाद से मुझे लगता है इतने बोर्ड हैं, मैं आपको इतने बोर्ड गिनवा दूंगा कि ऐसे समझो सारा विकास कार्य यहीं हुआ है। तो मतलब आपको लग ही नहीं रहा, आप बताइए थोड़ा। नहीं देखिए, अभी जैसे हम साथी ने बताया था कि इनके एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस है। आपने एक नाली बनवाई, अभी पीछे भी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि 4 ईंट लगाने के बाद आपने बोर्ड बना दिया कि नाली का उद्घाटन कर दिया, जबकि नाली तक बनी तक नहीं, सड़क तक नहीं बनी। इनकी हालत वही है। गांव के बाहर जाकर के देखोगे, एक जो है 5x4 का एक इन्होंने स्तंभ खड़ा किया और उस पर एक बोर्ड लगा दिया और फीता काट के फोटो भिजवा दिया कि यहाँ से डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, सिर्फ फीता कटाई रह गई। फीता काटने को और एडवर्टाइजमेंट करने से विकास नहीं होता। विकास तो धरातल पर आप जाके देखिए। आप पड़ोसी गाँवों में चले जाइए, जिस निधि की आप बात कर रहे हैं, गांव के अंदर रोड का होना, पानी का हो जाना, जो है आपकी सड़कों में कीचड़ों को भर जाना। मैं आप ही के कई सारे गांव आपको गिना दूं, यहाँ तक कि मेरा गांव रोनीजा है, मेरे ही चले जाइए, मेरी ही बस्ती के अंदर आपको घुटने घुटने पानी भरा खड़ा मिलेगा, जिसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, अथॉरिटी में कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिखाने का काम किया है कि बस फीता काट दिया, एडवर्टाइजमेंट होगी, हमने काम कर लिया। देखा पे नहीं है। दूसरी बात ये है, बात कर रहे हैं अगर किस विकास की बात कर रहे हैं, जो विकास ऑलरेडी पहले से था, प्रोस्पेक्टिव था कि हमने ये बनाना है, तुमने उसको स्टार्टअप किया है, उसको कंप्लीट भी नहीं किया है। आपके हिसाब से तो यहाँ पे जो किसानों पे अत्याचार भी हुए, उसके बारे में आपने कोई बात नहीं उठाई। अगर जो है जो डिमांड हमारे किसान लोग कर रहे थे, जिस पर अभी मैं एक मुद्दा उठा ले, 7% की आबादी पे, 7% की आबादी में बसपा गवर्नमेंट जाने के बाद में जब निश्चय होता है कि 7 आबादी मिलेगी, 12 के सरकार जाने के बाद 12 साल बाद किसी को आबादी का हुआ, किसी का भाई विस्थापना की बात रही हो, बैकलीज की बात रही हो, किसानों को कहीं कोई जो है उसका समाधान नहीं मिला, तो किसान कितने परेशान है। एयरपोर्ट पे जिस तरीके के जो है उनको आबादी विस्थापन करने के बाद में और उनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए था उनकी आबादी का, उनके अनुरूप नहीं मिला। ये भी आप देखें, शहर के नज़दीक जो है उसको 4 गुना पैसा मिलना चाहिए था, जबकि नहीं मिला। इसके बारे में मुद्दे में कौन उठाएगा? ये तो जनता की आवाज़ है, जनता इस बार जवाब देगी उन्हें। अब आप देख लीजिए, अब पर्व आने वाला है, हमारे यहाँ 26 तारीख को चुनाव है, और जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देख पाएंगे कि एक नई उम्मीद और नई करंट के साथ में एक नया जो है सांसद इस गौतम बुद्ध नगर से मिलने जा रहा है और अपनी जनता की आवाज़, किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़ और शिक्षा के आधार पर आवाज़ जो उठ रही है, उसकी आवाज़ उठाने का संसद में जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आप देखना कि जो है हम उम्मीद करेंगे जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक जो है विकास की किरण जागेगी और आप फिर मौका मिलेगा तो हमारा आप फिर दोबारा बैठेंगे, इस बारे पर चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि मुद्दे तो ढेर सारे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं कि मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को क्या होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि एक आम जन जिसकी समस्या है वो अपनी बात को रखने के लिए उसकी समस्या से कि किसके पास जाएगा, जिसको उसने वोट दिया, जिसको उसने अपने नेता चुना है। नेता चुनने का तात्पर्य है एक छोटा नेता, मैंने एक सांसद को वोट दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी समस्या को उस तक कहूँ और वो उस देश के सदन में उस बात को उठाए, उस हमारे क्षेत्र की समस्या को उठाए कि यहाँ के लोग किसान परेशान हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है, उनकी आबादी तक जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ कभी उन्होंने उठाई नहीं उठाई। ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का बनना कभी उन्होंने सोचा कि हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं इनके लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ये यहाँ से बुलंदशहर, खुर्जा और गाजियाबाद दूर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। कभी इन्होंने सोचा कि लड़कियां पढ़ने क्यों जाएंगी? आप प्राइवेट कॉलेज अपने नाम के खुलवा रहे हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल अपने नाम के खुलवा रहे हो। कभी आपको बताइए, और आपकी फीस जो है कॉलेजों की इतनी हायर है कि क्या एक आम जन, एक जो है मजदूर आदमी अपने बच्ची को पढ़ा पाएगा? क्या सुरक्षा के कारण जो आज के जो है हमारी बहन बेटियां हैं, क्या यहाँ से 80-100 किलोमीटर जा के डिग्री कॉलेज में पढ़ पाएगी? उसका क्या हुआ? हाई स्कूल आपने गांव में करा ली, इंटर करा ली, उसके बाद में बच्चा कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। क्या उनका मौका नहीं मिलना चाहिए शिक्षा के लिए? उसके पास भी कोई डिग्री कॉलेज होना चाहिए। क्या आपकी नज़र में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यहाँ खुला हो? इससे तो बेहतर था कि बसपा गवर्नमेंट ने 2007 से 12 सरकार में इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में 5 इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, 2 यूनिवर्सिटी, एक टेक्नोलॉजी महामारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जहाँ की हमारे ही क्षेत्र के लोग वहाँ पढ़ करके विदेशों में जा रहे हैं। मैं कई एग्जाम्पल आपको गिनवा दूँ। मेरे ही गाँव का एक लड़का जो है विदेश में गया और एक अच्छी नौकरी कर पा रहा है। तो मौका दिया ना, ज़्यादातर
बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, इस पर इन्होंने कभी काम किया? इन्होंने कोई डिग्री, इन्होंने एक डिग्री कॉलेज खोला, किसके अपने नाम से खोला, अस्पताल खोले, जेवर में अस्पताल खुलवा दिया आदरणीय महेश शर्मा जी ने, कैलाश हॉस्पिटल एक खुर्जा में खुलवा दिया, एक नोएडा गेट नोएडा में खुलवा दिया, नोएडा में खुलवा दिया। ये जनता के लिए है। यहाँ क्या आप इलाज इनसे इलाज कर रहा में एक डॉक्टर की OPD 750 रुपये लेता है इनका डॉक्टर देखने के लिए। या तो गरीब आदमी के पास 750 दिखाने के लिए होंगे, क्या वो अपना इलाज करवा पाएगा? महंगाई की मार इतनी तेज़ी से हो गई है। और दूसरी बात व्यवहारशील, मैं वही मुद्दे पाता हूँ तो कि जनप्रतिनिधि से मिलना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की हमारी जनता के जो 50% प्लस लोग भी कभी महेश शर्मा जी से रूबरू रहे होंगे, उनसे मिले होंगे। किसी के सुख में आते नहीं, किसी के दुख में आते नहीं। किन के पास आते? चंद लोगों के पास। इस बार जो है चुनाव चंद लोगों की मुट्ठियों में नहीं है, जनता के हाथ में है। जनता अपना प्रतिनिधित्व अपने विचार से चुन रही है, जिसे अपनी बात को सीधा जो है अपने जनप्रतिनिधि से कह सके कि वो अपना देश का मुद्दा बना सके उस क्षेत्र का सदन में, कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या हो रही है, इसके बारे में देश बात करेगा। तो इस बार मन बन चुका है महेश शर्मा जी, बहुत जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इस बार नया विकल्प आपके सामने तैयार हो रहा है जनता का। ये एक बहुत गंभीर विषय भी है, जब जो चेतन आज़ाद जी ने बताया कि लड़कियों का पढ़ना और उसके बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इतनी दूर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं भेजते हैं वो दूर, तो क्यों ना इस तरीके के कॉलेज बनते, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा और सहारा लग के थोड़ी पास में उनके कॉलेज बन जाते। पर व्यवस्था है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता जो है यहाँ की जागरूक हो गई है। जैसा कि चेतन आज़ाद जी बता रहे हैं कि भाई यहाँ की जनता जो है अब इस बार एक बदलाव की तरफ है। तो आशा करते हैं 4 तारीख को ये रिजल्ट आ भी जाएगा, 26 तारीख को वोटिंग है। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, जिस भी कैंडिडेट को आप देना चाहें वोट उसको दें, लेकिन अवश्य वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये महापर्व है। 5 साल में एक बार आने वाला आपके लिए आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके द्वारा वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सभी से आशा रहेगी और अनुरोध रहेगा कि इस बार वोट अवश्य डालें और सबको प्रोत्साहित भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मेरी बात जो है जनता तक पहुँचे, और मैं भी उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है इस पर्व को अच्छे से मनाएं और एक एक वोट देने का काम करें, और सही निर्णय लेकर के विचारशील करके अपनी वोट देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, और इसी तरीके के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।